हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैविंग फन। आज का ये वीडियो हिंदी भाषा और संप्रेषण का वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको विद देयर आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं, यानी कि आपके मॉडल आंसर्स यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग चाहें तो उन आंसर्स को अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में, और जब आपका पेपर आएगा तो वहाँ से आप लोग उसको रिवाइज़ कर लेंगे। हमारा जो पेपर कोड है वो है BHDAE 182। बैचलर ऑफ आर्ट्स के मोस्टली स्टूडेंट्स के पास ये वाला पेपर होता है। ये आपका AECC का पेपर है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा है कि श्रवण कौशल क्या है, उसको आपको समझाना है। श्रवण कौशल क्या होता है? श्रवण कौशल बच्चों वह क्षमता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति सुनकर, ठीक है, श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर ईयर्स, आपके कानों से जुड़ा हुआ। तो श्रवण यानी कि वो क्षमता जिससे आप लोग क्या करते हो, सुनकर कोई भी सूचना, कोई भी विचार या भावना, कुछ भी, उन सबको आप लोग क्या करते हो, समझते हो, संसाधित करते हो, और देन आप अपनी क्या करते हो, प्रक्रिया देते हो, प्रतिक्रिया देते हो, यानी कि उस पर रिएक्शन देते हो, सुनकर समझकर देन। तो यह कौशल संचार का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें केवल शब्दों को सुनना ही नहीं बल्कि उन्हें गहराई से समझना और उनका मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। तो श्रवण कौशल के अंदर केवल आपको सुनना ही नहीं है बल्कि जो भी आपसे कहा जा रहा है उसको आपको गहराई से समझना है। देन आपको उसका क्या करना है बच्चों, उसका आपको मूल्यांकन करना है। श्रवण कौशल का विकास न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि पेशेवर जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। तो हर किसी को श्रवण कौशल आना चाहिए, यानी कि यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। ठीक है, जो लोग दूसरों की बात बहुत ही ध्यान से सुनते हैं वो लाइफ में काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर अभी आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे सीखेंगे और आपके एग्ज़ाम में वो काम आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रवण कौशल के प्रमुख तत्वों की, कि श्रवण कौशल में आपको कौन कौन से तत्व हैं जो लिखने हैं। कोई भी आंसर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना मत भूलना। देन हम लोग अब यहाँ पे उसके प्रमुख तत्वों की बात करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले आता है ध्यान पूर्वक सुनना। तो श्रवण कौशल का बच्चों सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सक्रिय सुनना, एक्टिव होके सुनना। इसमें श्रोता का पूरा ध्यान वक्ता की बातों पर होता है। जैसे कि अभी आप लोग क्या हैं, अभी आप लोग श्रोता हैं और मैं क्या हूँ, मैं हूँ वक्ता। तो आपका पूरा जो ध्यान है वो कहाँ है स्टूडेंट्स, वो है मेरी बातों पर। इसका अर्थ है कि श्रोता वक्ता के शब्दों, उनके उच्चारण और उनके भावनात्मक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पर आप लोग मेरे शब्दों को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मेरे भावनात्मक संकेत हैं, जिसमें मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ये भावनात्मक संकेतों पर आप लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनने से व्यक्ति बातचीत में बेहतर समझ बना पाता है और संप्रेषण की गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी कि अगर हमारा लाइव इंटरेक्शन चल रहा होता और आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होते तो मुझसे कुछ ना कुछ आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे होते। तो यहाँ पर जो हमारा संप्रेषण है, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसके अंदर गुणवत्ता आती है, यानी कि उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। देन हम बात करेंगे समझना और विश्लेषण करने की। जो इसका दूसरा प्रमुख तत्व है वो है विश्लेषण करना। केवल सुनना ही नहीं बल्कि वक्ता के संदेश को समझना भी आवश्यक होता है। इसमें व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता होती है कि वक्ता क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या जानना है स्टूडेंट्स, की जो वक्ता है वो क्या कह रहा है और वो फिलहाल किस भावनात्मक स्थिति में है। जैसे कभी कोई मतलब आपसे नाराज़ होता है तो उस समय उसकी भावनात्मक स्थिति अलग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा श्रवण कौशल अपने अंदर डेवलप करना है ताकि जब वो व्यक्ति आपसे बात करे तो आप उसकी भावनात्मक स्थिति को समझ सकें। यह प्रक्रिया व्यक्ति को संवाद के विभिन्न पहलुओं को समझने और विचारों का विश्लेषण करने में मदद करती है। देन हम देते हैं अपनी प्रतिक्रिया। अगर आपने सुना ही नहीं तो आप जवाब क्या दोगे? देखो, आप सबने देखा होगा कि जब किसी की लड़ाई होती है तो वो लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं क्योंकि उनको रिप्लाई देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आजकल जो लोग हैं वो दूसरों की बातें हैं इसलिए सुनते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि मैं इससे बेटर कैसे रिप्लाई कर दूँ अगर किसी का झगड़ा होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब आप ध्यान से सुनोगे तभी प्रतिक्रिया दे पाओगे।
तो श्रवण कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बच्चों क्या है, वो है आपका प्रतिक्रिया देना। यह सुनने के बाद अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। प्रतिक्रिया का अर्थ है वक्ता को यह बताना कि उनकी बात को सुना और समझा गया है। तो जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो मैंने क्या बताया कि भाई मैंने तेरी बात सुन ली और समझ ली है, तभी तो मैंने बोला ना, ठीक है। अब जब भी हम किसी की बात को सुनते हैं तो उसकी विविध शैलियाँ होती हैं। जैसे कि एक होता है सक्रिय सुनना, यानी कि ध्यान से सुनना। देन होता है संवेदनशील सुनना, यानी कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो बता रहा है तो यहाँ पे आप उसको संवेदना दे रहे हो। और एक होता है विश्लेषणात्मक सुनना, यानी कि आप विश्लेषण कर रहे हो कि वो क्या कह रहा है, उसको मतलब एनालाइज कर रहे हो। अब इस श्रवण कौशल क्यों ज़रूरी है? श्रवण कौशल से स्टूडेंट्स क्या होता है, संचार में सुधार होता है, संबंधों में गहराई होती है और आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी हो जाता है। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिया गया है। आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा आंसर एज इट इज़ नोट डाउन करना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग हाईलाइट करेंगे। ये तरीका आप अपनाकर आप इग्नू में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। अगर आप लोग मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे एक पेपर को, उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाषा के विविध रूपों पर आपको प्रकाश डालना है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। भाषा के जो विभिन्न रूप होते हैं वो समाज की जो आपकी आवश्यकता होती है उस समय के अनुसार विकसित होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आज तक जो भाषा अभी जो चल रही है, पहले से लेकर आज तक जो भाषा है वो किस तरीके से विकसित हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे बोली और उपभाषा की सबसे पहले, ठीक है। तो बोली क्या है? बोली किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय या समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का वह रूप है जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है। यानी कि जो डेली लाइफ है, आपने देखा होगा कि कई सारी बोलियां होती हैं, कहीं की कैसी बोली है, कहीं की कैसी बोली है। हिंदी एक भाषा है, ठीक है, लेकिन हिंदी को बोलने का अलग अलग लहजा, सो वो आपकी बोली है जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो। तो भारत के अंदर जो हिंदी है उसकी कई सारी बोलियां हैं, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी। जो बोलियां होती हैं वो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं, जैसे कि ब्रिज में लोग ब्रिज भाषा बोलते हैं, है ना। तो ये वहाँ के लोगों की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान को दर्शा रहा है। इसमें ध्वनि, शब्दावली और व्याकरण में मामूली या महत्वपूर्ण विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोलियों में, एक क्षेत्र में कोई सी बोली, दूसरे क्षेत्र में कोई सी बोली। वहीं हम अगर बात करें उपभाषा की, तो उपभाषा उस क्षेत्रीय बोली का रूप है जो एक बड़े भाषा समूह का हिस्सा होती है। तो जो उपभाषा है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? एक बड़े भाषा समूह का हिस्सा होती है। उपभाषा बोली से ज़्यादा मानकीकृत होती है। तो आपको ये वर्ड याद कर लेना है कि जो उपभाषा है वो क्या होती है? बोली से ज़्यादा मानकीकृत होती है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? साहित्य, शिक्षा और संचार के अन्य महत्वपूर्ण माध्यमों में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी के अंतर्गत हिंदी में ब्रजभाषा और अवधी को उपभाषाओं में भी जो है वो गिना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आंचलिक भाषा की, जिसे हम इंग्लिश में डायलेक्ट्स कहते हैं। तो बच्चों, आंचलिक भाषा किसी विशेष क्षेत्र या समाज के लोगों द्वारा विकसित की गई होती है और यह भाषा का एक प्राकृतिक और अनौपचारिक रूप होती है, जिसका उपयोग अनौपचारिक बातचीत में होता है, ठीक है। औपचारिक बातचीत में नहीं होता इसका उपयोग कहाँ पर होता है? अनौपचारिक बातचीत में। यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि लोगों की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी है, डायलेक्ट। देन आपकी आती हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, जिन्हें हम मानक भाषा कहते हैं, जिनका उपयोग औपचारिक अवसरों जैसे कि सरकारी दस्तावेजों में, शिक्षा प्रणाली में, मीडिया में उपयोग किया जाता है। यह भाषा का सबसे सुव्यवस्थित और परिष्कृत रूप है, जिसमें मानकीकृत व्याकरण,
उच्चारण और शब्दावली होती है। उदाहरण के लिए भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हमारी दो मानक भाषाएं बच्चों कौन कौन सी हैं? वो है हमारी हिंदी और अंग्रेजी। मानक भाषा समाज के विभिन्न स्तरों पर संवाद की सुविधा प्रदान करती है, विशेषकर वहाँ पर जहाँ पर कई बोलियाँ और भाषाएं बोली जाती हों। देन हम बात करेंगे मिश्रित भाषा की। मिश्रित भाषा में जो आपकी भाषा आती है बच्चों, वो आती है आपकी इंग्लिश भाषा, जिसमें हम हिंदी और अंग्रेज़ी को मिश्रित कर देते हैं। ठीक है, जिसमें एक वाक्य में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। देन कोड स्विचिंग में लोग एक ही बातचीत के दौरान दो भाषाओं के बीच बदलते रहते हैं। यह बदलाव अक्सर वक्ता की सुविधा, प्रसंग या माहौल पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि जो मेरी वीडियोस होती हैं, दूसरी वाली जो इंग्लिश वाली वीडियोस होती हैं, उनके अंदर मैं इंग्लिश के नीचे हिंदी का टेक्स्ट भी लिखती हूँ, फिर इंग्लिश का बताती हूँ, फिर हिंदी का बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोड स्विच कर रही होती जैसे, क्योंकि मुझे दोनों लैंग्वेजेस के बच्चों तक पहुँचाना है अपने आंसर्स को। ठीक है, देन हम बात करेंगे तकनीकी और व्यापारिक भाषाओं की। तो तकनीकी और व्यापारिक भाषाएं बच्चों कौन सी भाषाएं हैं? जो किसी विशेष पेशे या कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि आप चिकित्सा में देख लो, विज्ञान, कानूनी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की शब्दावली और संज्ञा का उपयोग होता है। इस प्रकार की भाषा विशेष ज्ञान, कौशल और अनुभव की मांग करती है और साधारण जनमानस के लिए यह कई बार कठिन भी होती है ना? होती है ऐसी, जैसे लॉ की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा। अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ मैंडामस क्या है, हेबियस कॉर्पस क्या है। सो ये थोड़ी सी क्या रहता है कि आप लोगों को नहीं पता, बिकॉज वो एक लॉ वाले बच्चे को ज़्यादा पता होगा। ठीक है, परमादेश जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं, परमादेश क्या है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी विशेष प्रकार के पेशे में यूज़ की जाने वाली भाषा है। फिर बच्चों हमारी आती है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा के अंदर आप सभी ने अलंकार पढ़े होंगे। तो साहित्यिक भाषा बहुत ही ज़्यादा अलंकृत होती है, उसमें सौंदर्य होता है, भावनात्मक गहराई होती है। उसमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे कि रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, और उसमें कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि जो हैं वो लिखे जाते हैं। यह भाषा लोगों के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को उजागर करने का माध्यम बनती हैं। सो ये होती हैं बच्चों हमारी साहित्यिक भाषाएं। फिर आती हैं हमारी आधिकारिक या औपचारिक भाषाएं। औपचारिक या आधिकारिक भाषा कहा जाता है उन भाषाओं को जो सरकारी या प्रशासनिक कामों में उपयोग की जाती हैं। यह भाषा नियमों और विधियों का पालन करती हैं और संक्षिप्त, स्पष्ट तथा व्यावसायिक होती हैं। सरकारी पत्राचार, दस्तावेजों, कानूनी प्रक्रियाओं में इसका व्यापक उपयोग होता है। फिर हम बात करेंगे आपकी आधिकारिक भाषा को। भाषा का सबसे अनुशासित रूप माना जाता है, डिसिप्लिन्ड भाषा होती है। फिर आपकी होती है धार्मिक भाषाएं। धार्मिक भाषा का उपयोग धार्मिक गतिविधियों में होता है। ठीक है, धार्मिक जो भी आप कर्म कांड कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, वहाँ पर होता है। संस्कृत, अरबी, पाली, लैटिन जैसी भाषाएं मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में हमें मिलती हैं। धार्मिक भाषा में शब्दों का बच्चों विशेष महत्व होता है और इसे साहित्यिक अलंकरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बनाए रखने में सहायक होती हैं। आई होप आप सभी को आंसर समझ में आ रहा होगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, देन क्या करना, इसको रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इतनी जल्दी हमें समझ में नहीं आता, फिर जब उसको 2-3 टाइम्स पढ़ लेते हैं देन हमें वो याद भी हो जाती है और समझ भी आने लगता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे बच्चों युवाओं की भाषा की। आपको पता होगा कि जो युवा होते हैं वो बोलचाल की भाषा का यूज़ करते हैं, इंटरनेट की भाषा का यूज़ करते हैं। जो मतलब आपने देखा होगा स्नैपचैट पे, इंस्टा पे जो बच्चे हैं वो कुछ डिफरेंट ही भाषा का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह इनका यूज़ करते हैं। फिर आपके विज्ञापन और मीडिया की भाषा आती है, जिसमें आकर्षण होता है ना। मीडिया की भाषा में आपने देखा होगा आकर्षण होता है। वो क्या करते हैं, मतलब उसमें आकर्षण, रोचकता, स्पष्टता होती है, आम जनता को तुरंत आकर्षित करती है। जैसे लिख देंगे, जैसे कि सोने का प्राइस कम हुआ तो क्या लिख देंगे, सोना गिरा। ठीक है, चांदी उठी। ऐसे इस टाइप के मतलब स्लैंग्स का वो लोग यूज़ करते हैं
ताकि जो लोग हैं वो लोग उन्हें अट्रैक्ट कर लें। ठीक है, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे आपको ये भाषा देखने को मिलती है। देन आप अपना निष्कर्ष लिख देंगे। ओके, प्रत्येक रूप का अपना एक अनोखा महत्व होता है, उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आपको बताना है कि जो आपकी देवनागरी लिपि है स्टूडेंट्स, जो आपकी देवनागरी लिपि है उसकी व्यवस्था, ठीक है, उसमें वर्ण व्यवस्था कैसी है। देवनागरी लिपि में आप सभी को पता होगा कि आपके व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं। स्वर होते हैं आपके अ से लेकर अंगा तक, ठीक है, तो ये आपके स्वर होते हैं। ठीक है, और देन आपके व्यंजन होते हैं का से लेकर ज्ञा तक। तो आपने देखा होगा कि हिंदी मतलब देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी और अन्य भाषाओं में किया जाता है और इसके अंदर आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे स्वरों की। तो जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं। देवनागरी लिपि में 13 स्वरों को मान्यता दी गई है। ठीक है, ये रहे आपके बच्चों 13 स्वर जो आपने बचपन में नर्सरी क्लास में पढ़े होंगे और अब आप लोग भूल गए हों शायद से। फिर अब हम बात करेंगे स्वरों के प्रयोग की। तो स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में या अन्य व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द निर्माण में होता है। उदाहरण के लिए आ स्वर का उच्चारण अलग भी किया जा सकता है और का, पा, सा के साथ भी किया जा सकता है। वैसे ही देवनागरी लिपि में स्वरों की उपस्थिति को सूचित करने के लिए विभिन्न मात्राओं का उपयोग होता है। आपको पता होगा कि जितने भी स्वर हैं सबकी एक एक मात्रा होती है। ठीक है, देन होते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन के अंदर आपको ये तो लिखकर ज़रूर आना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च का आपके तालू से, ट का मूर्धा दांतों से, देन होठों से। ये एज इट इज़ नोट डाउन कर लो, लिखकर आना इस आंसर के अंदर। ठीक है, देवनागरी में कितने व्यंजन हैं स्टूडेंट्स, टोटल हैं हमारे 33 व्यंजन। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण हैं जिसमें आपका य, र, ल, व, श, श से षटकोण, स से पेरा, ह से हल, ये सारे के सारे भी आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताओं की। सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको वैज्ञानिक ढंग से भी व्यक्त किया गया है। वैज्ञानिकता की बात करेंगे, इसकी उच्चारण, स्थान और ध्व के आधार पर वर्णों का विभाजन भाषा में ध्वनि शुद्धता बनाए रखने में सहायक है। ध्वन्यात्मकता के आधार पर स्पष्टता और सटीकता, देवनागरी में हर ध्वनि के लिए एक अलग संकेत है और शब्दों का भी जो लेखन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट है। तो इस प्रकार जो आपकी देवनागरी लिपि है वह सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली है जो हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं के लेखन और उच्चारण में सहायक होती है। इसका सुव्यवस्थित स्वर और व्यंजन वर्गीकरण भाषा की समझ और सही प्रयोग में विशेष महत्व रखता है। सो ये था आपकी वीडियो का बच्चों पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही वो अपलोड हो जाएंगे। और अगर आपको अपने सॉल्व्ड असाइनमेंट के PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए। अगर आपको अपने और किसी पेपर कोड के लिए चाहिए तो वो कोड जो है वो कमेंट करके बताएं और उसमें लिख दें कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस पेपर कोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस अगर आपको चाहिए। अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे।